हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आदिल और आप हैं हमारे चैनल इनफॉर्मल एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये टॉपिक डीएलएड थर्ड सेम के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कम से कम 2 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से तो आने ही आने हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो प्रश्नों के प्रकार, प्रश्न कई बार ऐसे पूछता है कि प्रश्नों के प्रकार बताइए या प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका जवाब ये होगा कि प्रश्नों के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निबंधात्मक, लघु उत्तरी और वास्तुनिष्ठ। यही 3 होते हैं। फिर इनके भी कई प्रकार होते हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। सबको पढ़ने के बाद हम उनके प्रकार को पढ़ेंगे, फिर उनकी विशेषता क्या है, फिर गुण क्या है और उनके दोष क्या हैं। इतना हमको कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले निबंधात्मक में आप नज़र डालें तो आपको मिलेंगे टोटल 10 प्रकार के। वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, उदाहरणार्थ, तुलनात्मक, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, परिभाषात्मक और आपके कौन से हैं? वर्गीकरणात्मक और रूपरेखात्मक। इसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसको और बांटा नहीं गया है। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रतिविज्ञान और प्रत्यास्मरण। तो प्रतिविज्ञान यानी कि रिकॉग्नाइजेशन और प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल। ऐसे प्रश्न जिनमें उत्तर को पहचान के हम उत्तर देते हैं उसको कहते हैं प्रतिविज्ञान, और ऐसे जिसमें उत्तर को याद करके हम उत्तर देते हैं तो वो होता है प्रत्यास्मरण प्रकार। तो प्रतिविज्ञान में टोटल 6 होते हैं: बहुविकल्पी, एकांतर, मिलान वाले, वर्गीकरण, चुनाव और सादृश्य रूप। और जो प्रत्यास्मरण प्रकार है इसमें 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? एक है साधारण प्रत्यास्मरण और दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न किसे कहते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो ये प्रश्न हम लोग बहुत एग्जामों में करते आए हैं हमेशा। देखिए क्या है, निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को रखा जाता है जिनके उत्तर छात्र निश्चित समय के अंदर निबंध के रूप में लिख कर देते हैं। क्या करते हैं? एक निश्चित समय होता है और जो उत्तर देना होता है वो निबंध के रूप में लिख के देना होता है। ऐसे प्रश्नों में उत्तर अधिकतर लंबे होते हैं। हम लोग पेपर में बड़े बड़े प्रश्न जो लिखते हैं उन्हीं को निबंधात्मक कहा जाता है। फिर क्या है, परीक्षार्थियों को स्वेच्छा से संबंधित तथ्यों को संगठित तथा प्रकाशित करने की स्वतंत्रता होती है कि आप अपने हिसाब से उत्तर को लिखिए। फिर क्या है कि सामान्य रूप से यह परीक्षण तथ्यों के पुनः स्मरण पर आधारित होते हैं। किस पे? पुनः स्मरण पर आधारित, कि हमको याद करके जो पहले से पढ़ा है उसको याद कर करके हमको लिखना है। तो देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं निबंधात्मक में। पहला है वर्णनात्मक। तो वर्णनात्मक को अगर 2 भाग में बांटा जाए तो वर्णन प्लस आत्मक, यानी कि जिसका वर्णन किया जा रहा है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हुआ कि इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थियों को किसी घटना, वस्तु, प्रक्रिया, सिद्धांत, परिभाषा तथा सूत्र आदि का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। और क्या करते हैं कि ये सबसे सरल प्रकार का निबंधात्मक प्रश्न होता है कि जो कुछ भी घटना देखी है, जैसे किसी घटना, वस्तु, प्रक्रिया, इन सब के बारे में आपको वर्णन करने को कहा जाता है। कि आता है ऐसा प्रश्न कि वर्णन कीजिए, तो वर्णन जब भी हम करेंगे तो ये वर्णनात्मक प्रश्न हो जाएगा, नारेटिव क्वेश्चन। और ये सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें तुरंत का तुरंत जैसा का तैसा लिखना होता है, आंखों देखी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है व्याख्यात्मक प्रश्न, इंटरप्रेटेटिव। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी संबंध, कारण या प्रभाव की तार्किक व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि किसी पंक्ति की व्याख्या कीजिए, किसी कविता की व्याख्या कीजिए। तो ये सारे प्रश्न कैसे होते हैं? ये भी निबंधात्मक होते हैं। नेक्स्ट, विवेचनात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनके अंत में ऐसे वाक्य आए कि विवेचना कीजिए। तो क्या होता है विवेचना करना? आइए जानते हैं कि प्रश्नों में किसी स्थिति के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क देते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। फिर क्या होता है कि विद्यार्थी पक्ष या विपक्ष दोनों पर विचार प्रस्तुत करने के बाद पक्ष या विपक्ष का समर्थन करता है। पहले पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में तर्क करना है और फिर या तो पक्ष या तो विपक्ष किसी एक का समर्थन करना है। तो इसको कहते हैं विवेचना करना। और ऐसे प्रश्न कौन से होंगे? विवेचनात्मक प्रश्न। फिर आते हैं क्या? उदाहरणार्थ प्रश्न। उदाहरण दीजिए, प्रश्नों के अंत में आता है। तो क्या होगा इसमें
कि इसमें अपेक्षा की जाती है कि उदाहरण या दृष्टांतों की सहायता ली जाए। किसी भी बात को बताने के लिए कोई ना कोई उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। फिर देखते हैं 5वां है तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक यानी कि कंपैरेटिव, कंपेयर करना। दो वस्तु, विचारों या सिद्धांतों में समानता या असमानता या गुण या दोष के आधार पर तुलना करनी पड़ती है। ऐसे प्रश्न आते हैं ना, लास्ट में होता है तुलना कीजिए, तो उन्हीं को कहते हैं तुलनात्मक प्रश्न। फिर आते हैं कौन से, आलोचनात्मक प्रश्न। आलोचना करना, किसी भी सिद्धांत की, किसी भी विचार की आलोचना करनी हो तो ऐसे प्रश्नों को कहेंगे आलोचनात्मक प्रश्न। देखिए क्या लिखा है कि इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थियों को किसी भी विचार या पक्ष की आलोचना करनी होती है जिससे उसकी शुद्धता, पर्याप्तता, सत्यता, दृढ़ता आदि का मूल्यांकन हो सके। आपको पूरा नहीं याद हो रहा है तो यहाँ तक बस लिख दीजिएगा, और कुछ भी नहीं याद हो तो नाम तो आपको याद करना जरूरी है, सारे नाम आपको याद हो जाने चाहिए, और अगर 10 में से 7-8 भी लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। फिर क्या है, विश्लेषणात्मक प्रश्न, एनालिटिकल क्वेश्चन, जिसमें एनालिसिस करनी होती है। इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थियों को किसी तथ्य के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करते हुए उनका वर्णन एवं परस्पर संबंध को स्पष्ट करना होता है। विश्लेषण करना यही कहलाता है कि वर्णन कीजिए और परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। फिर है 8वां परिभाषात्मक प्रश्न, डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन, जिसमें परिभाषा प्रस्तुत करनी होती है, जैसे बुद्धि का स्वरूप क्या है, व्यक्तित्व क्या है, तो ये सब क्या है आपको परिभाषा देनी पड़ती है, तो इसी को परिभाषात्मक प्रश्न कहते हैं। फिर आते हैं वर्गीकरणात्मक प्रश्न, जिसमें वर्गीकरण करना होता है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, अभी जो आप पढ़ रहे हैं प्रश्नों के कितने प्रकार हैं उनका वर्गीकरण कीजिए। तो ये सारे प्रश्न क्या होते हैं, वर्गीकरणात्मक प्रश्न होते हैं। फिर कौन सा है, आखिरी रूपरेखात्मक प्रश्न, किसी भी रूपरेखा को स्पष्ट किया जाता है इसमें। आउटलाइन टाइप क्वेश्चन, रूपरेखा प्रश्न में किसी विषय वस्तु को कई प्रकार के उपशीर्षकों में स्पष्ट किया जाता है। जैसे क्या है, सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा पर प्रकाश डालिए। 10 क्वेश्चन जो आपके निबंधात्मक है ये कंप्लीट हो गए। आपको 10 नाम याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। फिर इसके बाद जो है निबंधात्मक प्रश्न की क्या विशेषता होती है, फिर क्या इनके गुण होते हैं और क्या इनके दोष होते हैं, इनको देखते हैं। तो विशेषता क्या है, पहला है व्यवहारिकता। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो व्यवहारिक होते हैं क्योंकि इसमें व्यवहार के सारे प्रश्नों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। फिर क्या है, ज्ञान की विस्तृत परख, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंसर होते हैं और इसमें बच्चा अपने तरफ से भी लिखने में स्वतंत्र होता है, तो उसके ज्ञान की विस्तृत परख की जाती है। जैसे IAS PCS के एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव वाले पेपर हो जाते हैं तो निबंधात्मक प्रश्न वाले भी पेपर कराए जाते हैं। फिर है मानसिक शक्तियों का विकास, ऐसे प्रश्नों में बच्चों की जो मानसिक शक्तियां होती हैं उनका विकास होता रहता है। फिर है विस्तृत पाठ्यचर्या पर आधारित, फिर क्या कहेंगे कि ये एक बड़े पाठ्यचर्या पे आधारित होता है। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो पता है कि बच्चा स्वतंत्र है अपने हिसाब से अभिव्यक्त करने के लिए। फिर क्या है, ज्ञान तथ्यों का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग। क्या हुआ इसका मतलब कि जो बच्चा अगर पेपर में निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर दे रहा है तो अपने ज्ञान को किसी भी परिस्थिति के हिसाब से ढाल के उसका उत्तर दे सकता है। फिर निर्माण में सरलता, प्रश्न छोटे होते हैं उत्तर बड़े होते हैं, इनके निर्माण में क्या होती है, सरलता होती है, आसानी से लिख देते हैं। ऐसे प्रश्न जैसे बुद्धि के प्रकार बताइए, बुद्धि का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, तो ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, निर्माण में सरल होते हैं। फिर इसमें लेखन शक्ति का विकास होता है बच्चों का, क्योंकि इसमें पूरा लिखना पड़ता है, टिक विक नहीं लगाने से काम चलता है। फिर क्या है, समय, श्रम और धन की बचत। जब पेपर आसानी से बनेगा तो समय भी बचेगा, श्रम भी बचेगा और धन भी बचेगा। तो ये हो गई इसकी विशेषता। आप एक बार ध्यान रखिए कि विशेषता और गुण में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो अगर आपको विशेषताएं याद हैं और गुण नहीं याद है तो आप काम चला सकते हैं। तो चलिए गुण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला जो गुण है, प्रश्न पत्र निर्माण में सरलता, विशिष्ट मानसिक योग्यता की जांच संभव। तीसरा है भाषा नियंत्रण की परख संभव और भावों के संगठन का अवसर उपलब्धता। ठीक है, तो आप विशेषता और गुण एक ही में मिला के कर लेंगे। फिर क्या है, इसके दोष, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न के कई सारे दोष होते हैं और इन्हीं को दूर करके बाकी प्रश्नों की रचना की गई है। तो देखते हैं, पहला क्या है, रटने पे बल। बिल्कुल कि जब निबंधात्मक प्रश्न हमें हमेशा रटने पे बल देते हैं। जब भी हम बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको समझते नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, रटते हैं ज्यादा। लेकिन जब छोटे छोटे लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय होते हैं तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, रटने पे ज्यादा बल नहीं दिया जाता है। फिर क्या है, पुस्तकीय ज्ञान पर सीमित। बिल्कुल, जब
बड़े क्वेश्चन होते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो पुस्तकीय ज्ञान होती है वहीं तक सीमित होते हैं। तीसरा है उद्देश्य में अस्पष्टता। क्या है इसका मतलब कि जो भी उद्देश्य होते हैं प्रश्न के वो थोड़े से अस्पष्ट हो जाते हैं, कि बच्चे से किसी और उद्देश्य में प्रश्न किया जा रहा है और बच्चा उसको कहीं और लेके जा रहा है, उत्तर कुछ और दे रहा है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे उद्देश्य में अस्पष्टता आने लगती है। फिर समय तथा धन का अपव्यय, समय और धन का क्या होता है, नुकसान होता है, अपव्यय किया जाता है, ज्यादा खर्च किया जाता है। कब, जब बच्चा उत्तर लिखता है तब। उचित मूल्यांकन कठिन, बिल्कुल। क्यों कठिन होगा, क्योंकि बड़े बड़े उत्तर होते हैं तो इसमें कापी जांचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर देखिए क्या है, छठवां साधन नहीं साध्य। साधन साध्य के बारे में एक बार बता चुके हैं। साधन क्या होता है, रास्ता, और साध्य होता है मंजिल। तो क्या होता है कि जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं बच्चों से तो वो एक साधन होता है उनके नॉलेज को जानने का, लेकिन जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो एक साध्य बन जाते हैं। बच्चा इस तरह से पढ़ाई करने लगता है कि हम उसका उत्तर दे लें, उस प्रश्न का उत्तर दे लें, ना कि उसके हिसाब से, उसके उपयोग से हम कुछ अच्छा नॉलेज पा सकें। नेक्स्ट है भाषा तथा लेखन गति का प्रभाव। नेक्स्ट है उद्दीपन का अभाव। नौवां है प्रयोग करने की क्षमता अविकसित। फिर 10वां परीक्षाएं वैध नहीं और विश्वसनीय परीक्षा नहीं। 10वां 11वां तो आराम से याद हो जाएगा कि परीक्षा वैध नहीं होती है और विश्वसनीय परीक्षा नहीं होती है। तो ये आप पूरा टॉपिक देख लिए, निबंधात्मक प्रश्न हो गया खत्म। अब आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देने होते हैं उन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, मात्र 1 या 2 वाक्य में। इसमें ज्ञान के साथ साथ भाषा ज्ञान एवं आत्म अभिव्यक्ति का भी परीक्षण होता है। आत्म अभिव्यक्ति का परीक्षण निबंधात्मक में होता है और भाषा का भी निबंधात्मक में होता है, लेकिन ज्ञान का थोड़ा कम होता है। तो यहाँ ज्ञान के साथ साथ भाषा ज्ञान और आत्म अभिव्यक्ति का भी परीक्षण होता है। फिर देखिए लघु उत्तरीय परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण का परिमार्जित रूप है। क्या कहते हैं कि निबंधात्मक परीक्षण जो होते हैं उन्हीं के दोषों को दूर करके अन्य परीक्षणों को बनाया गया है, तो ये उसका परिमार्जित रूप है। इसमें उन दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया है जिनके कारण निबंधात्मक परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता प्रभावित होती है। तो बताए थे ही कि इसमें दोषों को दूर करके बनाया गया। फिर है ये मुक्त उत्तरात्मक होते हैं परंतु इनके उत्तर छोटे होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। इसमें समय की बचत होती है, छोटा होगा तो समय की भी बचत होगी। फिर लघु उत्तरीय परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक वैध और विश्वसनीय होते हैं। तो वैधता और विश्वसनीयता का ही ज्यादा खेल है, तो आप उसको समझ लेंगे। फिर देखते हैं उदाहरण क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न का, कि भारत के संविधान के विषय में आप क्या जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित रचनाओं के नाम बताइए, भारत में जनसंख्या शिक्षण का महत्व बताइए। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं लघु उत्तरीय। तो इसके प्रकार तो होते नहीं, तो आइए विशेषता देखते हैं। पहला है इसमें निश्चित सूचनाओं और तथ्यों के विषय में पूछा जाता है। जो भी सूचना और तथ्य के बारे में पूछा जा रहा है वो निश्चित होंगे, वो असीमित नहीं होंगे कि कहीं से भी कितना भी बड़ा आंसर आप लिख लीजिए। ठीक है। फिर क्या है, परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, बिल्कुल। और क्यों बढ़ती है, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक होती है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो बड़े होते हैं और लघु उत्तरीय छोटे होते हैं, तो छोटे होने की वजह से हम प्रश्नों की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर क्या है, इसमें पाठ्यक्रम की अधिक मात्रा को प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्न सारे पाठ्यक्रम पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे पाठ्यक्रम को कवर किया जाता है। इसीलिए इसमें कई सारे पाठ्यक्रम, मतलब बड़ा पाठ्यक्रम हो तो उसको हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या है, यह व्यर्थ ही पृष्ठ भरने के लिए लिखने की आदत को दूर करता है। जैसे हम निबंधात्मक में पूछता है तो हम सोचते हैं कि जितना बड़ा लिख देंगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, तो ये आदत हमको कम करने के लिए कौन सहायक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पांचवा क्या है कि यह परीक्षण अपेक्षाकृत अधिक वैध होते हैं। वैधता हम लोग पढ़ चुके हैं। वैधता क्या होता है कि अगर किसी परीक्षण को जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है उसी उद्देश्य की प्राप्ति हो तो क्या कहेंगे, परीक्षण वैध है। तो यहाँ पे वैधता ज्यादा होती है, निबंधात्मक में कम होती है। अगला है 6 नंबर कि इसमें तर्क, चिंतन आदि मानसिक शक्तियों को अधिक अच्छी तरह से मापा जा सकता है। समझ में आ गया। फिर क्या है 7वां, इन परीक्षाओं में विभेदकारिता का गुण पाया जाता है। विभेदकारिता का गुण, ये क्या गुण होता है, जो निम्न स्तर के बच्चे और उच्च स्तर के बच्चे, मतलब श्रेष्ठ बच्चे और थोड़े से कमजोर बच्चों के बीच में विभेद करता है, अंतर करता है, ऐसे परीक्षण में विभेदकारिता का गुण होता है।
अब अगर निबंधात्मक परीक्षण कराया जाए तो सब ऐसे टाइप बड़ा बड़ा आंसर लिखेंगे तो सबके नंबर एक तरह के होंगे, तो यहाँ विभेदकारिता का गुण नहीं लागू होगा। लेकिन जब लघु उत्तरीय होगा तो जिसको आंसर अच्छे से आएगा वो लिख पाएगा, तो हम कहेंगे कि ये बच्चा अच्छा है, और जो सही से नहीं लिख पाएगा वो ज्यादा नंबर नहीं पाएगा, तो ये बच्चा कमजोर है। तो दोनों में विभेद हो गया, तो यही है विभेदकारिता का गुण जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में पाया जाता है। ये तो हो गई विशेषता। अब आइए गुण देखते हैं। क्या है कि लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की विश्वसनीयता अधिक होती है। ये तो हमेशा रहेगा, विश्वसनीयता अधिक होती है, वैधता अधिक होती है, विभेदकारिता का गुण पाया जाता है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की विश्वसनीयता अधिक होती है क्योंकि इनका उत्तर लगभग निश्चित होता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि पाठ्यक्रम में अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की रचना सरल एवं स्वाभाविक होती है। फिर क्या है, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के अंकन में वस्तुनिष्ठता भी कुछ अधिक होती है, कुछ अधिक, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से कम और निबंधात्मक प्रश्नों से अधिक होती है। फिर क्या है, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखना बोझिल नहीं लगता है क्योंकि इनमें अधिक नहीं लिखना पड़ता है, जबकि निबंधात्मक में हम लोग लिखते लिखते बोर हो जाते हैं। छठवां है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का अधिक व्यापकता से जांच करने में यह प्रश्न अधिक सक्षम होते हैं। तो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों के गुण हो गए। अब थोड़ा दोष देख लेते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के द्वारा मानसिक क्षमता, तर्क एवं विचार शक्ति का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। किसका किसका, मानसिक क्षमता का, तर्क का और विचार शक्ति का मूल्यांकन नहीं हो पाता है क्योंकि ये सब निबंधात्मक से ही हो पाते हैं। जो निबंधात्मक का गुण है वही लघु उत्तरीय का दोष होगा और जो निबंधात्मक का दोष है वही लघु उत्तरीय का गुण होगा। तो आप इसमें कंपेयर करके भी अच्छे से याद कर सकते हैं। दूसरा है, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की भाषा शैली परिमार्जित नहीं हो पाती और ना ही इनका मूल्यांकन हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब हम निबंधात्मक लिखते हैं तो उसमें भाषा शैली परिमार्जित होती है, राइटिंग अच्छी होती है, ज्यादा लिखते हैं और उनका मूल्यांकन भी हो जाता है। लेकिन लघु उत्तरीय में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूर्ण रूपेण वैध नहीं होते हैं। बताया था पूर्ण रूपेण वैध नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक वैध होगा। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ सबसे ज्यादा वैध होता है और निबंधात्मक सबसे कम वैध होता है और लघु उत्तरात्मक उससे बीच में होता है, उन दोनों के बीच में। फिर क्या है चौथा, लघु उत्तरात्मक प्रश्न समस्यात्मक विषयों की जांच हेतु उपयोगी नहीं है। जब समस्यात्मक विषय की बात होगी तो लघु उत्तरात्मक प्रश्न काम नहीं आने वाले। पांचवा देखिए कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न रटने के लिए बाध्य करते हैं, ये भी रटने के लिए बाध्य करते हैं लेकिन निबंधात्मक से कम। छठवां है, मूल्यांकन प्रक्रिया परीक्षक के दृष्टिकोण पर आधारित होती है। जो परीक्षक है, जो परीक्षा ले रहा है, उसके दृष्टिकोण पर आधारित होगी। फिर सातवां है और लास्ट के इन परीक्षाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है। बिल्कुल, निबंधात्मक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा होती है और लघु उत्तरात्मक में और वास्तुनिष्ठ में नहीं होता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरा टाइप है वास्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको और इसके प्रकार, इसकी विशेषता, गुण तथा दोष, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको सेपरेट लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।